वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जो है द्विघात समीकरण। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले इन 4 पॉइंटों के बारे में डिस्कस करेंगे। वो है नंबर 1 द्विघात समीकरण, जिसमें हम जानेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है। दूसरा है मानक रूप, तीसरा है मूल और मूल की प्रकृति, और चौथा होगा द्विघात समीकरण का हल। तो हम इसको शुरू करते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो यहाँ पर समीकरण का हम जानेंगे, जो ये हम लिख सकते हैं कि समीकरण का वह रूप जिसमें क्या हो, समीकरण का वह रूप जिसमें समीकरण की अधिकतम घात 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका मानक रूप देखिए कैसा होता है। जो इसका मानक रूप है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर से 0। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो ए कहलाता है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर से ए, और एक्स का जो गुणांक होगा, एक्स का गुणांक बराबर से बी, और जो अचर पद है, अचर पद वो हमारा सी कहलाता है। तो ये चीज़ें होती हैं इसमें। अब इसके बाद में देखिए, हमने जान लिया है कि मानक रूप जो है वो क्या होता है, और हमने ये भी जान लिया कि जो द्विघात समीकरणों से क्या कहते हैं। इसका ही एक उदाहरण आप यहाँ से इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर से 0। ये एक द्विघात समीकरण है। या फिर हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर से 0। तो ये सभी जो हैं वो उदाहरण होंगे द्विघात समीकरण के। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब आ जाते हैं मूल पर, या फिर मूल की प्रकृति। मूल क्या होते हैं? तो जो मूल होते हैं, मूल का मतलब होता है कि द्विघात समीकरण जो है हमारा, द्विघात समीकरण का या फिर द्विघात समीकरण के लिए वह मान जो उसे 0 के बराबर कर दे, या LHS बराबर RHS प्राप्त करा दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? मूल कहेंगे। उसे मूल कहा जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे जो मूल है, जब इसके अधिकतम घात 2 है तो इसके जो मूल हैं वो भी 2 होंगे। तो इसके मूल जो हैं, मूल 2 होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? x1, x2। इन्हें हम x1 तथा x2 कहते हैं। अब इन्हें निकाला कैसे जाता है? तो मूल के अनुसार उसकी प्रकृति का भी पता लगाया जाता है। तो हम यहाँ पर इसको कैसे पता लगाते हैं कि यहाँ देखिए कि मूल, यदि हम कहें कि जो इसका मानक रूप था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर से 0, इसी में से यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी हम बात करें, यहाँ से जो हम बता रहे हैं वो मूल की प्रकृति होगी। इसके बाद में मूल की प्रकृति, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि कैसा हो, ये बड़ा हो जाए या फिर बराबर हो जाए 0 के, तब जो मूल होंगे हमारे पास वो कैसे होंगे? वो होंगे वास्तविक। तब मूल जो हैं वो वास्तविक मूल होंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा हो जाए 0 से, तो उस स्थिति में जो मूल होंगे वो काल्पनिक मूल होंगे। काल्पनिक मूल होंगे। तो इस प्रकार हम मूलों के बारे में पता लगाते हैं। और यहाँ पर भी जब हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया तो यहाँ से 2 प्रकार की स्थिति बनती है। यदि
हम कहें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो जाए 0 से, तो इस स्थिति में मूल जो है वो तो वास्तविक होगा, तो वास्तविक, लेकिन दूसरे मूल कैसे होंगे, अलग अलग, अलग अलग मूल होंगे, मतलब दो मूल हैं, दोनों के दोनों अलग होंगे। ये लेकिन इसी का ही, जैसे इसको पहला नंबर, इसको 2 देते हैं, तो ये पहले का ही a है और ये पहले का b हो जाएगा। तो यदि दूसरी स्थिति में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाए 0 के, तो उस स्थिति में क्या होगा, वास्तविक तो होंगे मूल, वास्तविक तो होंगे, लेकिन दोनों समान, दोनों समान मूल होंगे। तो इस प्रकार मूल के बारे में पता लगाया जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इस प्रकार हम इसका पता लगा सकते हैं। अब ये ए बी सी ये जो है वो कहाँ से आता है, ये यहाँ से ए, यहाँ से बी और यहाँ से सी आता है। और उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो होता है द्विघात समीकरण का हल। अब इन सभी से संबंधित हम सवाल यहाँ पे हल करके देखेंगे और उसके बाद अंत में जाकर द्विघात समीकरण का हल कैसे निकालते हैं उसके बारे में पता लगाएंगे। लेकिन उसके बारे में एक छोटी चीज़ बता देता हूँ कि जब द्विघात समीकरण जो होता है हमारे पास, द्विघात समीकरण का अगर हम हल निकालना चाहें तो उसे हल निकालने के दो तरीके हैं। नंबर एक तो होता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और जो नंबर 2 पर है वो होती है द्विघात सूत्र। जो गुणनखंड विधि है उसमें हम गुणनखंड करते हैं तब जाकर उसका पता लगाते हैं, लेकिन जो द्विघात सूत्र होता है तो द्विघात सूत्र क्या होगा, x बराबर से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। इसका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, इसके जो मूल हैं वो पता लगाते हैं। यहाँ दो बार दो चिन्हों का प्रयोग किया गया, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो दोनों चिन्हों को अलग अलग लेते हैं जिससे दो मूल निकल के आते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि x1 हमारा क्या हो जाता है यहाँ से माइनस बी प्लस माइनस की जगह एक बार जैसे प्लस ले लिया, तो फिर उसके बाद में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। लेकिन दूसरी स्थिति क्या बनती है, x2 बराबर से x2 बराबर होने का माइनस बी माइनस और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो इस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन सारी चीज़ों को समझेंगे कि ये कैसे काम करती हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं। अब उसके बाद हम आपको बताते हैं यदि हमारे पास समीकरण कैसा भी दे रखा हो तो उससे हम कैसे पता लगाएंगे कि द्विघात है कि नहीं है। जैसे इसको उदाहरण ले लेते हैं, प्रश्नावली जो हमारी है वो है 4.1, उसमें ऐसे ही सवाल दिए हुए हैं। प्रश्नावली 4.1 का जो पहला सवाल है, पहले का पहला, उसमें दे रखा है कि हमें पता लगाना है कि क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इस कैसे करेंगे, x + 1 और इसका होल स्क्वायर बराबर से 2 ब्रैकेट स्टार्ट में x - 3, इसका पता लगाना है क्या ये द्विघात समीकरण है। तो कैसे, देखो x + 1 और इसका होल स्क्वायर है बराबर से, इसको हल कर लेते हैं, 2 का गुणा x से करेंगे 2x माइनस 2 गुणा 3 करने पर 6। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगेगा तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 और उसके बाद में 2ab फिर प्लस 2x बराबर से 2x - 6 और इसको अब इधर ले आएंगे, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस में 2x माइनस के 2x माइनस के 6 माइनस माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये 0। अब देखिए यहाँ से 2x से तो 2x कट गया, उसके बाद इससे इसको हल कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 7 बराबर से 0। अब भी हम इस स्थिति में देख सकते हैं कि यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है, x की अधिकतम घात 2 है, अतः ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। लेकिन इसको अगर मानक रूप में लिखना पड़े
मानक रूप में अगर इसको लिखना पड़े तो कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर से 0। उस रूप में तो ये नहीं है, क्योंकि इसमें एक और दो पद हैं, लेकिन इसमें तीन होते हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हल करेंगे हम। ये आ जाएगा ax² की जगह पर तो x² और प्लस में bx है, x वाला पद इसमें है नहीं, तो b की जगह पे मानेंगे 0 और ये x प्लस c की जगह पे 7 बराबर से 0 और यहाँ a की जगह पे कुछ नहीं था यहाँ पे, तो इसकी जगह पे 1 मान लेंगे। तो ये बन जाएगा 1x² प्लस 0x प्लस 7 बराबर से 0। जब इसको पूरे को हल करते हैं, 1 का गुणा x² से करने पर x² प्लस में 0 को गुणा x से करेंगे, 0 को गुणा किसी से करते हैं वो पद 0 हो जाता है और 0 को 7 में जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो 7 का 7 बराबर से 0। इस प्रकार ये बन जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम इस प्रकार मानक रूप में परिवर्तित करके लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास और सवाल भी आएंगे, हिंदी भाषा में भी सवाल हो सकता है, उसको भी परिवर्तित करके हमें पता लगाना होता है कि क्या वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, या फिर द्विघात समीकरण के रूप में उसे परिवर्तित करना होता है। तो देखिए एक सवाल है आपके सामने, बता देता हूँ, यहाँ से देख सकते हैं आप। जैसे कि ये दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो ये सवाल जो था, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो इसको हम कैसे निरूपित कर सकते हैं, तो उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो इसे लेते हैं। तो देखिए, तो हम इसमें लिखेंगे माना, यहाँ से माना पहला पूर्णांक बराबर से x। अब ये पहला x हो गया, तो हम लिखेंगे दूसरा पूर्णांक बराबर से, क्रमागत बोला है तो क्रमागत का मतलब लगातार क्रम से, तो x प्लस 1, ये दूसरा क्रम हो गया। उनके बाद उसने कहा था कि प्रश्नानुसार उसने क्या कहा था कि हमें इनका गुणा करना है, क्योंकि उसने कहा है कि गुणनफल 306 है, तो मतलब x और फिर उसके बाद में x प्लस 1 बराबर हो जाता है 306 के। गुणा कर दो, x का गुणा इससे करने पर x² और प्लस में इसका गुणा इसके साथ कर दिया। अब उसके बाद में आगे आता है x का गुणा 1 से करने पर x, अब आगे बराबर से 306, इसको इधर ले आएंगे, ये बनेगा x² प्लस x माइनस 306 बराबर से 0। तो इस प्रकार अब हमने इसको किस में परिवर्तित कर दिया है, द्विघात समीकरण में, क्योंकि इसमें x² का पद है जिसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 2 हो गई यहाँ पे। तो इस प्रकार ये एक कैसा हो जाएगा यहाँ पर अब हम कह सकते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण बन चुका है। अब इसके बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले कदम की ओर, तो जिसमें हमें जानना है कि मूल कैसे होंगे, मूल और मूल की प्रकृति। तो यदि हम इसी का उपयोग करके पता लगाएं कि इसके मूल या इसकी मूल की प्रकृति कैसी है, तो वो क्या होगा, देखो जरा। अब यहीं से अगर हम मूल के बारे में पता लगाएं, तो मूल के लिए क्या चाहिए होता है, a, b और c का मान। तो इसमें x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0, तो a का मान यहाँ कितना है, 1 है, b बराबर से 1 है और c बराबर से माइनस 306 है। तो b² माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ आएगा 1 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान 1 गुणा माइनस 306। उसके बाद आगे हल करते हैं, 1 का वर्ग 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का गुणा इससे करना है, 4 का गुणा 6 से करने पर 24 और 4 दिया 12, 1224, सबको जोड़ देंगे 1225 हो जाएगा, 1225। तो अब हम कह सकते हैं कि b² माइनस 4ac जो है ये तो बड़ा आ रहा है 0 से, क्योंकि ये संख्या बड़ी है 0 से। तो इसके मूल कैसे होंगे अब, तो जो इसके मूल हैं वो अलग अलग और वास्तविक होंगे, अलग अलग और कैसे हो जाएंगे, वास्तविक होंगे। ऐसे एक सवाल और ले लेते हैं और फिर उससे पता लगाते हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे और समझिए। जो उदाहरण नंबर 4 में भी दे रखा है आपको, जिसमें दिया है कि समीकरण जो है हमारे पास द्विघात वो है 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर से 0 है। तो मूल ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करें।
मूल कैसे ज्ञात करेंगे अब इसमें, तो देखो ज़रा, मूल ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे a बराबर से कितना है 6, b बराबर से -1 और c बराबर से -2। तो इस प्रकार a, b और c का मान इसमें दे रखा है। अब हमें b² - 4ac का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, b² -1 का वर्ग, उसके बाद में आगे हल करते हैं, -4 गुणा a का मान 6 गुणा c का मान -2 हल करते हैं। -1 का वर्ग करने पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का वर्ग करने पे 1, तो प्लस का 1 आ गया। यहाँ माइनस का गुणा माइनस से करने पे प्लस हो जाएगा। 6 गुणा 4 करने पर 6 चौक 24, 24 गुणा 2 करने पर 24 दूनी 48, तो ये आ गया 48। दोनों को जोड़ने पर आता है 49। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि इसके ये 49 हो गया। अब b² - 4ac, अब हमें मूल ज्ञात करने थे लेकिन हमने प्रकृति ज्ञात कर ली पहले क्योंकि हम इसको आगे बढ़ा रहे थे। तो इसमें b² - 4ac जो है वो बड़ा है 0 से, तो इसमें क्या होगा, वास्तविक कोमा अलग अलग मूल होंगे इसके। अब हम इसके मूलों को पता लगाएं तो कैसे होगा, तो हमने कहा कि मूल जब हम ज्ञात करते हैं तो या फिर द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो उसकी दो विधियां होती हैं। तो यहाँ देखिए कि हमने कहा कि मूल और मूल की प्रकृति का तो हमने यहाँ से पता लगा लिया। अब अगला हमारा जो टॉपिक था वो था द्विघात समीकरण का हल, और यहाँ पर द्विघात समीकरण का जो हल है वो गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं और द्विघात सूत्र का प्रयोग करके भी। तो हम सबसे पहले गुणनखंड विधि का प्रयोग करने वाले हैं, उससे 2-3 सवाल हल करेंगे, फिर उसके बाद द्विघात सूत्र का प्रयोग करके फिर सवाल हल करेंगे। तो देखिए, इसी सवाल को यदि हम दोबारा से हल करें यहीं पे, तो ये क्या बनेगा, 6x² - x -2 बराबर से 0। गुणनखंड विधि से इसका हल करना है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है, जब भी गुणनखंड विधि का प्रयोग किया जाता है तो बीच वाला जो x वाला पद है उसको तोड़ना होगा कुछ इस प्रकार से कि जोड़ने पर तो इतना ही आए, दो अलग अलग भागों में तोड़ना है। दोनों को जोड़ेंगे तो -x के बराबर आना चाहिए, और गुणा करने पर 6x² और गुणा -2 यानी कि माइनस प्लस गुणा करेंगे माइनस, और उसके बाद 6 गुणा 2 करने पर 12 और ये x², तो माइनस के 12x² के बराबर आना चाहिए। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम 6x², यहाँ से आ जाएगा माइनस के 4x प्लस के 3x और माइनस के 2 बराबर से 0। देखो जोड़ेंगे दोनों को तो माइनस का x बचेगा क्योंकि माइनस के 4 है, प्लस का 3 है तो माइनस का 1x बचेगा। गुणा करेंगे तो x गुणा x करने पर x², 4 गुणा 3 करने पर 12 और माइनस गुणा प्लस करने पर माइनस, तो -12x² जो इसी के बराबर है। तो ये दोनों ही शर्त हमारी पूरी होती है यहाँ पे। इस प्रकार इस सवाल को हल करेंगे। अब आगे करना क्या है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन आ सकता है, 2x कॉमन आ रहा है, निकालो यहाँ से। 2x इसमें भाग देंगे, 2 से भाग दिया तो 3 आया, x² में x से भाग दिया तो सिर्फ x, फिर माइनस, इससे इसमें भाग देंगे, प्लस से माइनस में भाग देने पर माइनस आ गया, 2 से 4 में भाग दिया तो 2 आया, x से x में भाग देने पर x कट जाएगा पूरी तरह। फिर उसके बाद अब हमें इस प्रकार इसमें से कॉमन लेना है कि बिल्कुल यही बचना चाहिए, तो +1 कॉमन लेते हैं और यही आ जाएगा 3x - 2 बराबर से 0। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, दोनों जो ब्रैकेट हैं वो बिल्कुल समान होने चाहिए, इनमें कुछ भी अलग अलग नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इस पूरे भाग में से और इस पूरे भाग में ये दोनों जो ब्रैकेट लिख रहे हैं, ब्रैकेट में जो संख्या लिख रहे हैं वो समान है, तो दोनों ब्रैकेट को ही कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ जाएगा 3x - 2, उसके बाद इसमें से बचेगा सिर्फ 2x, यहाँ से बचेगा +1 बराबर से 0। अब आगे हल करते हैं। जब दो संख्याओं का गुणा 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये होगा इन दोनों में से किसी एक का मान 0 होगा। तो क्या करेंगे, अलग अलग हल करते हैं। तो 3x - 2 बराबर 0 हो सकता है, तो 3x बराबर से प्लस का 2, तो x बराबर से 2/3, ये x का मान हो सकता है। दूसरा, यदि 2x + 1 बराबर 0 हो सकता है तो 2x बराबर से -1 होगा, तो x बराबर से -1/2 होगा। तो अब हमारे पास में दो मान निकल गए x के, एक ये रहा और एक ये रहा। यहाँ पे जो दोनों मान निकल के आए हैं, दोनों मानों में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि x का एक मान अलग है और दूसरा मान अलग है, क्योंकि हमने यहाँ पहले ही देख लिया कि दोनों मान वास्तविक होंगे और दोनों की जो मूल हैं वो अलग अलग भी होंगे। तो इस प्रकार हम इसका पता लगा सकते हैं, ये कहलाती है गुणनखंड विधि। तो इस प्रकार हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करके सवाल को हल करते हैं।
हम आगे बढ़ते हैं। इसी सवाल को यदि हमें दोबारा करना पड़े और किस विधि का प्रयोग करके, हम यहाँ पर यदि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके सवाल को आगे हल करें तो कैसे करेंगे, तो देखिए। अब इसके बाद में ये सवाल हमने लिख लिया है, अब इसको आगे हल करते हैं। यहाँ से हम जो हमारा सूत्र है द्विघात सूत्र वो है x बराबर से -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब करना क्या है, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है, क्योंकि हमने उस सवाल में पहले भी निकाला है, लेकिन हम इसको जब एक बार कर रहे हैं सीधे तरीके से, तो हमें क्या करना होगा, या तो हम जब हमें पता ही नहीं है कि इस सवाल को हल करना है कि नहीं, क्योंकि अगर इसके मूल काल्पनिक आने लगे तो सवाल को हमें छोड़ देना और सवाल को आगे नहीं बढ़ाना है। लेकिन अगर इसके मूल वास्तविक आए तभी हमें इस सवाल को आगे बढ़ाना है। तो पहले हम कैसे क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं। तो हमें लिखेंगे कि a बराबर कितना है, इसमें 6 है, b बराबर कितना है -1 और c बराबर से -2 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे, कितना आएगा, 20 में -1 का वर्ग, उसके बाद -4 गुणा में 6 गुणा -2 और इसका आएगा 1 प्लस में 48 बराबर से 49। अब हम कह सकते हैं कि इसके मूल अलग अलग और वास्तविक होंगे, यानी कि वास्तविक और अलग अलग। अब उसके बाद करना क्या है कि हमें इसमें इसका मान निकालना है। तो x बराबर से क्या करेंगे, -b, b का मान कितना है, -1 है, तो ब्रैकेट में -1 रख देंगे। फिर उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने यहाँ निकाल चुके हैं, ये रहा, तो इसी मान को यहाँ रख देंगे, ये आ जाएगा 49 इसके अंदर, बटे में 2a रखते हैं सूत्र में, तो 2 गुणा a का मान कितना यहाँ निकाला है 6 आ गया। तो x बराबर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस, अब यहाँ जो 4 और 9 49 जो है, 49 का वर्गमूल आता है 7 और बटे यहाँ आ जाएगा 6 दूनी 12। अब आगे हल करते हैं। अब देखो एक बार प्लस में लेंगे, यहाँ लिख लेता हूँ, चलो मैं यहाँ लिखेंगे प्लस लेने पर। अब एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे तो कैसे आएगा, x बराबर से 1 प्लस 7 बटे 12। तो इसको हल करते हैं, यहाँ से आ जाएगा x बराबर से 7 और 1 8, 8 बटे 12, 4 से दोनों काटेंगे, 4 से 2 बार, ये 3 बार, तो x बराबर से 2 बटे 3। अब एक बार माइनस लेने पर, अब क्या करना है, x बराबर से 1 - 7 बटे और ये 12, तो x बराबर से 7 में से 1 घटाना पड़ेगा, तो माइनस के 6 बटे 12, 6 से 2 इसमें भाग जाएगा और इसमें भी, तो यहाँ से ये कट कर ये बन जाएगा 1 बटे 2, वो भी माइनस वाला, तो x बराबर से माइनस का 1 बटे 2। तो अब हमने जो मूल पहले निकाले थे बिल्कुल वही मूल इसमें भी आ चुके हैं। आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अब यहाँ देख सकते हो, क्योंकि हमने जो सवाल यहाँ हल किया था सेम यही गुणनखंड विधि से, तब भी इसका मान यही आया है और अब भी इसका मान यही आया है। तो इस प्रकार जब सवाल को हल किया जाता है तो चाहे उसे गुणनखंड विधि से हल करो या फिर द्विघात सूत्र से, लेकिन गुणनखंड विधि का उपयोग हमेशा क्यों नहीं करते, क्योंकि कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमें जो संख्याओं के टुकड़े करने हैं, जो वहाँ पर x वाला पद है उसके जो टुकड़े करने होते हैं वो नहीं हो पाते ठीक से। ऐसी स्थिति में हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है कि हम द्विघात सूत्र का उपयोग सीधा सीधा करें और सवाल को अपने को हल कर लें। तो आइए अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको बता देते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करने। 4.1 के जो सवाल हैं ये आपको बस एक बार करके ज़रूर देख लें। अब आते हैं 4.2 पे। 4.2 में यहाँ पे जो सवाल दे रहे हैं गुणनखंड विधि से हल करने के लिए कह रहा है, इसमें से आपको सवाल नंबर 3 को करना है एक बार, सवाल नंबर 3 को करने के बाद एक आपको सवाल नंबर 4 करना है, पहले का तीसरा और चौथा करना है, और उसके अलावा यहाँ से आप सवाल नंबर 5 जो है वो ज़रूर करें, यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
इसमें से हम सवाल नंबर 5 आपको करा रहे हैं कि सवाल नंबर 5 कैसे होगा। और ये जो ऊपर वाले सवाल हैं, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग इतना है और गुणनफल इतना है, तो ये सवाल भी आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि एक बार यदि आपने इनका द्विघात समीकरण बना लिया तो उसके बाद सवाल को हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे इसको सवाल को हम हल करते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करो। देखिए सवाल में क्या कहता है, ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है जो उसके आधार से 7 कम है, आधार से भी कम है, तो हम कहेंगे माना ऊंचाई बराबर से x, ऊंचाई अगर x है तो आधार कितना हो जाएगा, आधार बराबर x प्लस 7। और ये किस में चल रही हैं सारी चीज़ें, ये चल रही हैं मीटर में, या फिर ये चल रही हैं सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। और कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण बराबर से 13 सेंटीमीटर। अब एक प्रमेय होती है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। उसमें क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। और जो ये ऊंचाई है ना, इसी को ही लंब कहा जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऊंचाई को ही लंब कहा जाता है। तो इसमें इस मान को रख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 13 का वर्ग बराबर से, यहाँ आधार है तो x प्लस 7 इसका वर्ग प्लस, और ये आ जाएगा x इसका वर्ग। हल करते हैं, 169 बराबर से यहाँ से x स्क्वायर प्लस 49, और उसके बाद 7 दूनी 14, 14x और प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे हल करते हैं। इसको यहाँ से इधर ले जाते हैं और सबको एक ही पक्ष में लिख लेते हैं। तो मैं यहीं लिख रहा हूँ इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस में 14x। अब उसके बाद में यहाँ से आगे 2x स्क्वायर प्लस 14x, और ये 49 है, प्लस में 49 और प्लस में 169 बराबर 0। यहाँ से इधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब आगे हल करते हैं, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 14x और 49। अब हमें इसमें से माइनस करता है, उत्तर हमारा माइनस में आएगा 9, यहाँ से 0 आ जाएगा, और यहाँ से 4 6 ये 2 और ये 1 120 बराबर से 0। अब हमें ये जो पूरा समीकरण है ना, ये हमेशा दिख रहा है कि सम है, ये सम है, तो हम इसमें 2 का भाग दे सकते हैं अगर चाहें तो। अगर हम 2 का भाग दें तो समीकरण के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम 2 का भाग दे ही देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 60 बराबर से 0। अब हमें ए बी सी का मान यहाँ से मिल जाएगा। तो मैं यहाँ साइड में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लेता हूँ। तो ए बराबर से हमारा दे रखा है इसमें 1, बी बराबर से 7 और सी बराबर से माइनस का 60। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ज़रा, बी स्क्वायर, तो बी में 7 का वर्ग माइनस 4 गुणा ए का मान 1 गुणा माइनस के 60। हल करते हैं, 7 7 49, 6 चौक 24 240 प्लस का 240 बराबर से 289 289 जो है लगभग ये जो मान है वो 17 का होता है। तो चलो 289 यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, अब x बराबर से कैसे हल करेंगे, x बराबर से माइनस बी, तो माइनस का 7, उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट और 289 डायरेक्ट मान लिख देंगे बटे 2a। अब 2a कितना हो जाएगा, 2 गुणा a का मान कितना है, यहाँ पे a का मान है 1, क्योंकि ये वाले लिखने हैं। तो x बराबर से कितना आएगा, माइनस के 7 प्लस माइनस, और ये आ जाएगा 17 बटे में 2। अब एक बार प्लस का चिन्ह लेते हैं, तो लिखेंगे प्लस लेने पर, प्लस लेंगे तो x बराबर से माइनस 7 प्लस 17 बटे में 2, और यहाँ से x बराबर 7 माइनस करेंगे 10 बचा, 10 में से 2 का भाग देने पर 5, और ये सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आ गया। दूसरे पक्ष में जाते हैं, तो माइनस लेने पर क्या हो जाएगा, x बराबर से
-7 -17/2 x बराबर से ये हो जाएगा 7/7 = 24/2, वो भी माइनस का, तो x बराबर से -12 सेंटीमीटर। अब इसको हम कहेंगे यह संभव नहीं, यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती। कह देंगे लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है। अब यहाँ से हमें क्या हुआ, तो ये मान मिल गया जो किसका मान है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको। तो ऊंचाई बराबर कितनी आ गई, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ऊंचाई या फिर लंब बराबर से कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, और आधार बराबर से कितना आ जाएगा हमारा 5 + 7 बराबर से 12 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है हमारा, कर्ण बराबर से 13 सेंटीमीटर। चाहे क्या ये सही होगा, तो देखो 13 का वर्ग बराबर से 7 और 5 12, या फिर इधर इसको लिख लेते हैं पहले 5 का वर्ग और प्लस में 12 का वर्ग। हल करते हैं 169 बराबर से 25 प्लस में 144, 169 प्लस ये भी 169 बराबर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये प्रूव भी हो गया कि ये जो हमने मान निकाला है वो सही है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं, चाहे वो सवाल कैसा भी हो। अगर आप सही विधि का प्रयोग करते हैं तो वो सवाल आसानी से हल हो जाएगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद में आपको और भी सवाल मिलेंगे जो आपको प्रश्नावली 4.3 में भी मिलेंगे। यहाँ पर 4.3 में सवाल हैं, लेकिन पूर्ण वर्ग बनाने वाली जो विधि है वो आपके सिलेबस में अब नहीं है। तो ये जो जितने भी सवाल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो सभी सवाल आपको या तो गुणनखंड विधि से या फिर द्विघात सूत्र का प्रयोग करके सवालों को हल करना है। तो 4.3 के और 4.4 में से जो महत्वपूर्ण सवाल है वो आपको करने हैं। इनमें से कुछ सवाल हम अगली वीडियो में आपको ज़रूर करवाएंगे। तो अब हम मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, जो प्रश्नावली 4.3 और 4.4 के सवालों के साथ होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।